प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी यूट्यूब पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, और ये है उसका 12वां पार्ट। ठीक है, 12th पार्ट है बच्चों। चैप्टर में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज फाइनली हमारे चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है अपन वो खत्म कर देंगे और साथ के साथ बैक के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी तक की जो हमारी स्टोरी थी वो कुछ इस तरीके की रही थी कि भाई हमने प्रकाशिक यंत्र पढ़े थे, उसमें अपन ने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको अपन सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं वो पढ़ा। फिर हमने बोला यार सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता तो बहुत कम है, तो फिर हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिसको अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। फिर हमने दूरदर्शी पढ़ा, भाई दूर की चीजों को देखने के लिए। तो दूरदर्शी के अंदर अपन ने देखा अपवर्तक टाइप का दूरदर्शी, लास्ट क्लास में देखा था। बट यार हमने बोला यार अपवर्तक टाइप के दूरदर्शी की बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। बहुत भारी होता है, इसमें जो अपने को इमेज मिलती है वो ब्राइट नहीं होती, चमकीली नहीं होती है। ठीक है, और हमारे को दोनों तरफ से पॉलिशिंग करनी पड़ती है हमारे लेंस की, क्योंकि जब अपन लेंस को गर्म करके ठंडा करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हमारा जो लेंस है वो किससे बना है? कांच से बना है। जब कांच को गर्म करके ठंडा करोगे तो इसके डिफॉर्म होने के चांसेस रहते हैं ना। ये मतलब हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह से ना थोड़ा सा हमारा हम बोल सकते हैं विकृति आ सकती है उसमें, ठीक है, कुछ डिफॉर्मेशन आ सकता है। तो इस तरीके के लेंसेज, इतने बड़े बड़े लेंसेज बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। एक बहुत जो बड़े मेजर हमारे पास दो ड्रॉबैक्स थे, वो थे हमारे पास गोलीय विपतन और एक और था हमारे पास वर्ण विपतन, जिसको अपन क्रोमैटिक एब्रिएशन और हमारा स्फेरिकल एब्रिएशन बोलते हैं। गोलीय को स्फेरिकल बोलते हैं और हमारे वर्ण को यानी कलर को हमारा क्रोमैटिक एब्रिएशन बोलते हैं। तो बच्चों ये दोनों प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने सोचा यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो दो साइंटिस्ट आए, एक थे न्यूटन जिनसे आप सब परिचित है, एक दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम है कैसीग्रेन। तो इन्होंने अपने अलग अलग लेवल पे दो अलग अलग तरीके के परावर्तक दूरदर्शी बनाए। कैसीग्रेनियन टाइप का टेलीस्कोप जो है, कैसीग्रेनियन प्रकार का दूरदर्शी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वही आज का हमारा टॉपिक है। उन दो मेजर ड्रॉबैक्स को, वर्ण विपतन और गोलीय विपतन को दूर करने के लिए हमने बनाया। हल्का भी है, चमकीली इमेज भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, पॉलिशिंग भी एक ही तरफ से करनी पड़ती है, बनाना भी आसान है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे इसके एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है बच्चों। सब मैंने बहुत ज्ञान दिया आप लोगों को कि आज का हमारा टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी, और साथ में अपन करेंगे हमारा पीछे के बैक के क्वेश्चन से बच्चों। ये पीछे के प्रश्न है, ठीक है, उदाहरण नहीं है ये। 9.1, 9.2, 9.3 और समय बचा तो, सिर्फ समय बचा तो 9.4, अदरवाइज 9.3 तक तो अपने को खत्म करना ही है। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये टेलीस्कोप जरूर से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत प्यारा टेलीस्कोप है, दिख रहा होगा आपको, बहुत सुंदर सा है। और इसमें एक्चुअली यहां से नहीं देखते हैं, देखो इसमें यहाँ पे कोई होल नहीं है, कोई पिन होल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देखने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये टेलीस्कोप को देखते हैं बच्चों यहां से, ये रहा इसका एंटरिंग पॉइंट, यहां पे आंख लगा करके देखा जाता है। तो बच्चों इसमें प्रकाश आता है इस तरीके से अंदर की तरफ। मैं थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूं, इसमें थोड़ा इसको साफ करते हैं। तो इसमें बच्चों प्रकाश आता है कुछ इस तरीके से। यहां पर इसमें पीछे एक दर्पण लगा हुआ होता है, जो भी अपन पढ़ेंगे, पैराबोलिक शेप का परवलयाकार का अवतल दर्पण होता है। वो प्रकाश किरणों को इस तरीके से परावर्तित करता है। ठीक है, परावर्तित करने के बाद यहाँ पर एक और हमारा दर्पण लगा हुआ होता है और वो प्रकाश किरणों को इधर नीचे की तरफ भेजता है। ठीक है, अभी अपन इसका अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर दो मेजर लेंसेस हमारे पास, यहाँ पर हम दो मेजर दर्पण यूज करने वाले हैं। एक हमारे पास होगा हमारे परवलयाकार का अवतल दर्पण और दूसरा हमारे पास होगा बच्चों एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे परावर्तक दूरदर्शी की। तो बच्चों परावर्तक दूरदर्शी का ये तो है ट्यूब जैसे इसके अंदर बनी हुई है। इसके एंड कॉर्नर्स पे यहां पर हमारे पास दर्पण लगा है। ये एक्चुअली अवतल दर्पण ही है, लेकिन पैराबोलिक, परवलयाकार। क्यों लगा रहे परवलयाकार? क्योंकि बच्चों परवलयाकार जो हमारा दर्पण होता है वो क्या करता है, कोई गोलीय विपतन उत्पन्न नहीं करता। समझना, साइड में समझाता हूं मैं आपको। ये ऐसा कुछ होता है परवलयाकार, ऐसे होता है ना पैराबोला, मैथ में पढ़ा होगा सबने, फिजिक्स में भी पढ़ाई होगा लास्ट क्लास में। तो क्या होता है बच्चों,
जब प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर गिरती, देखो इसके ऊपर वर्ण विपतन तो होना नहीं है क्योंकि ये तो दर्पण है, और दर्पण जो है कभी भी विक्षेपण नहीं करते प्रकाश का, ठीक है। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि परावर्तन के बाद ये सब के सब प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया, चलो रब करके वापस बनाते हैं। इस सब के सब एक ही बिंदु पर मिलाते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, एक ही बिंदु पर मिलाते हैं। ये है परवलयाकार हमारे दर्पण का कमाल। इससे हमारे को जो गोलीय विपतन वाली प्रॉब्लम थी उससे निजात मिल गया। कौन सा है हमारे पास, ये है परवलयाकार अवतल दर्पण, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो गोलीय विपतन की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, गोलीय विपतन की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, वर्ण विपतन तो होना है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बेनिफिट मिल गया अपने को। तो यहाँ पर अपन कैसीग्रेनियन टाइप के टेलीस्कोप के अंदर सबसे पहले पैराबोलिक टाइप का दर्पण यूज करते हैं। अब देखो लगने में तो नहीं है लेकिन हाँ होता है ऐसा ही है, ठीक है। आगे देखो इसमें ये ट्यूब है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे एक आईपीस लगा हुआ होता है जिसको अपन नेत्रिका बोलते हैं, आईपीस को अपन नेत्रिका ही बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों नेत्रिका। ये बच्चों क्या हमारे पास, ये हमारे पास है अभिदृश्यक दर्पण, ठीक है। ये हमारे पास है अभिदृश्यक दर्पण, ऑब्जेक्टिव मिरर। और इसका आकार कैसा है, इसका आकार है परवलयाकार, इसका आकार कैसा है, परवलयाकार अवतल दर्पण, ठीक है। तो जब बच्चों प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं एक दूसरे के समांतर होगी, तो इसके ऊपर आकर के गिरती है, गिरने के बाद परावर्तित भी होगी कुछ इस तरीके से। तो बच्चों यहां पर एक और दर्पण अपन यहां पे लगाने वाले हैं, दो दर्पण अपन चलो येलो कलर से बना देते हैं। वो देखो क्योंकि ऐसे आ रही है प्रकाश किरणें तो अपन एक द्वितीयक दर्पण लगाएंगे जो कि एक्चुअली एक अवतल, जनरली उत्तल होता, हो सकता है एक प्लेन मिरर भी यूज कर लें, एक समतल दर्पण भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जितनी बुक्स हैं या जो एक्चुअल डायग्राम था हमारे कैसीग्रेन का, वो उसके अंदर सिर्फ उत्तल दर्पण यूज किया हुआ था। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे अपन एक प्लेन मिरर भी यूज कर लेते हैं, तो इसे हम द्वितीयक दर्पण बोलेंगे। इसका कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं रखेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिर्फ द्वितीयक दर्पण, ठीक है ना, सेकेंडरी मिरर। अब ये क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को आगे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो इसने प्रकाश किरणों को इस तरीके से आगे की तरफ ले भेज दिया। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको किसी और कलर से बना देता हूं, चलो व्हाइट से बना देते हैं। तो इसने प्रकाश किरणों को इस तरीके से आगे की तरफ भेजा, ठीक है। भेजने के बाद जैसे मैंने आपको बोला नेत्रिका लगी है और वो प्रकाश किरणों को आगे की तरफ इस तरीके से एक बिंदु पर मिला देगी, ठीक है। और हमारे यहाँ पे मानव नेत्र। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो मेन तो दो ही चीजें इसमें, एक परवलयाकार दर्पण और ये हमारा एक द्वितीयक दर्पण जो कि जनरली उत्तल होता है, प्लेन भी हो सकता है, जो प्रकाश किरणों को आगे की तरफ भेजेगा। नेत्रिका में एक लेंस लगा है, उस लेंस से अपन देखेंगे। यहाँ पे तो उसका खड्डा बंद है, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास लेंस होता है जिसके थ्रू अपन उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडवांस जितने भी आज हम यूज कर रहे हैं दूरदर्शी, वो एक्चुअली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। और एक वो लंबा वाला होता है ना जो पहले यूज करते थे लोग, ठीक है, वो हमारा अपवर्तक टाइप का दूरदर्शी होता है, ठीक है। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनी बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैसीग्रेन प्रकार का दूरदर्शी, ठीक है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। जनरली एग्जाम में इसका डायग्राम ही पूछा जाता है। अब इसको यूज क्यों कर रहे हैं, मैंने रीजन तो आपको बताया, लेकिन लिख तो देते हैं भी इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो देखिए इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। क्यों क्यों यूज कर रहे हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, उसकी हानियां थी, इसके लाभ है। पहला, इसमें कोई गोलीय विपतन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम परवलयाकार का दर्पण यूज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे
परवलयाकार दर्पण के कारण कोई गोलीय विपतन नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट यही है। दूसरा मेजर पॉइंट क्या है, क्योंकि एक दर्पण है तो इसकी वजह से कोई विक्षेपण नहीं होगा, तो जब विक्षेपण ही नहीं हो रहा प्रकाश का, तो जो हमारा क्रोमैटिक एब्रिएशन की प्रॉब्लम थी, वर्ण विपतन की प्रॉब्लम थी, वो यहां पे आके दूर हो जाएगी। यहां पे अपन लिखेंगे दर्पण से विक्षेपण नहीं होता प्रकाश का, है ना, विक्षेपण नहीं होता, अतः इसमें क्या नहीं होता, हमारा वर्ण विपतन नहीं होता, अतः वर्ण विपतन नहीं होता। ठीक है बच्चों, दो तो मेन चीज ये हुई। दूसरा हल्का होता है, सस्ता होता है, ठीक है, तो हल्का है, सस्ता है, क्योंकि सारी की सारी प्रकाश की किरणें हमारे मुख्य फोकस पर मिल रही है, इसलिए हमें जो इमेज मिलेगी, जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा, वो काफी ब्राइट होगा, काफी इंटेंस होगा, काफी चमकीला होगा। ठीक है, तो इससे प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, चमकीला होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मेन कि भाई इसका आवर्धन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, उसका आवर्धन कम था, इसका आवर्धन ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, तो इसका आवर्धन अधिक होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस है। एक में आप और लिख सकते हो कि पॉलिशिंग की ज़रूरत सिर्फ एक ही तरफ होती है, उसमें दो तरफ पॉलिशिंग करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ एक ही तरफ पॉलिशिंग से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, वो पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इट्स ओके, आप कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, तो अब अपन चलते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बोला था, ये हमारा टॉपिक यहीं पर ही होता है खत्म। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है पूरा का पूरा ओवर हो चुका है। अपन हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, अब बात करेंगे हमारे बैक के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं है हमारा, बैक का क्वेश्चन से ध्यान रखना, ये मैंने उदाहरण लिख दिया है लेकिन ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, बैक का क्वेश्चन है। तो 9.1 पीछे का क्वेश्चन है ये, तो आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है। आप पहले खुद से ट्राई करें, देन इसके बाद वीडियो को आगे प्रोसीड करें। ठीक है, चलिए क्या है, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितना दूर रखें कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर भी चलो करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो वस्तु का आकार हमें पता है बच्चों, वस्तु के आकार को अपन लिखते हैं h से। 2.5 सेंटीमीटर के आकार की वस्तु है। ठीक है, कहां पर, अच्छा मोमबत्ती है, और 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण पर रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दर्पण बच्चों हमारे पास कैसा है, अवतल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या बच्चों इसकी होती है r। ठीक है, तो r हमें कितना दे रखा है बच्चों, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं, अब जब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, तो ये हमारे पास दर्पण था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो इसका वक्रता त्रिज्या होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा, तो यहां होगा वक्रता त्रिज्या मतलब c की हमारे p से डिस्टेंस, तो ये तो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव लिखोगे, यहाँ से f कैसे निकालते बच्चों, r/2, तो वो हमारे पास हो गया -18, तो हमें फोकस दूरी भी मिल गई। ठीक है, तो यानी फोकस दूरी इसकी कहीं ना कहीं यहां पर है 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसने क्या बोला
इसके बाद इसने बोला कि वस्तु जो है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब हमारी जो भी वस्तु है, हमारी जो मोमबत्ती, वो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी है। यहाँ कहीं हमारी मोमबत्ती रखी है, बना देता हूँ चलो यहाँ पे कैंडल छोटी सी, ठीक है ना। ये राहुल सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही वाला है, उन्होंने दर्पण के लिए भी किया ही था, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। और इसकी से दूरी कितनी है, 27 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से साफ साफ समझ आ रहा है कि हमारी वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है। तो यहाँ से अपन आंसर तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बच्चों, सी से परे, क्योंकि वस्तु किस किस के बीच में रखी है, सी और एफ के बीच में। अब क्योंकि सी का मान हमारा 36 सेंटीमीटर, मतलब इसकी दूरी ये वाली 36 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं जो भी अपन V निकालने वाले हैं, अंतिम प्रतिबिंब जहां पर बनने वाला है, वो 36 से बड़ा होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इस केस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस केस में प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और वास्तविक। बना के मैं आपको बता देता हूं। तो ये प्रकाश किरण एक सीधी डाली, और एक आप चाहो तो यहां से डाल लो, कहीं से भी डाल लो, ये आपकी इच्छा है। और जो सीधी डाली है बच्चों F से पास होगी, और जो यहां से डाली है वो इस तरीके से आगे जाएगी, ठीक है। तो देखो दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहां पर हमें इसका उल्टा वास्तविक और बड़ा इसका जो है प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके का कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा प्रतिबिंब इसका मिलेगा उल्टा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो हमें बताना है कि ये कहाँ बनने कहाँ वाला है। हमें जी इसने बोला है कि कहाँ पर हम पर्दा रखें, पर्दा मतलब कहाँ स्क्रीन रखें, ताकि उसकी बिल्कुल हमें एक बहुत शार्प सी इमेज मिले। तो बच्चों यू का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे, कि लेफ्ट में है तो 27 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन के साथ, और हमें यहाँ पे V निकालना है। तो बच्चों कुछ नहीं, सिंपल हमारा दर्पण सूत्र जो है वो लगाएंगे अपन, 1/f = 1/v + 1/u। अच्छा डायग्राम नहीं बनाना है, वो तो सिर्फ मैंने आपको एक रफ फिगर या रफ आइडिया देने के लिए बनाया है। जब तक मेंशन ना करे तब तक नहीं बनाना। हमें V चाहिए तो हम पहले U को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। F हमारे पास हो गया बच्चों -1/18 माइनस U हमारे पास हो गया -27 बच्चों। तो -1/18 माइनस माइनस हो गया +1/27, ठीक है। इन दोनों का लेंगे बच्चों अपन एलसीएम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 36 54 आ रहा है। तो ये आ गया -3 और ये +2। बच्चों सॉल्व करा, -1/54 आया। तो यानी बच्चों यहाँ से हमारे पास V का मान कितना मिल रहा है, -54 सेंटीमीटर। जैसा मैंने आपको बोला था ये 36 से ज्यादा आना चाहिए था, और 36 से ज्यादा आया भी। इसका मतलब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर। तो हमें पर्दा यहीं पर लगाना चाहिए, ठीक है। अतः पर्दा हमें 54 सेंटीमीटर दूर लगाना चाहिए, टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं, अतः पर्दा 54 सेंटीमीटर दूर लगाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद इसने बोला है यदि मोमबत्ती को दर्पण की, अच्छा इसके बाद इसने एक चीज और पूछी है, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक, साइज भी पूछ लिया इसने अपन से। चलो साइज भी बता देते हैं। तो अपन ने पढ़ा H' अपॉन H = माइनस का V/U। H' हमें निकालना है, तो माइनस का VH अपॉन U हो गया बच्चों, ठीक है, आसान। V का मान अभी निकाला अपन ने, -54 था। H हमें क्वेश्चन में 2.5 दे रखा है, और U भी क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है बच्चों, U दे रखा अपने को 27 सही तो लिखा है ना हमने, हाँ सही है सब, और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 27 दूनी हो गया 54, और 2 × 2 हो गया बच्चों -5। तो यानी हमारे पास जो H' की वैल्यू है वो कैसी आई है, -5। यानी इस बार हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वस्तु के आकार का जस्ट डबल, बड़ा होना ही चाहिए था, हो गया। और एक बात और, नेगेटिव भी आ रहा है, जैसा आपको बोला उल्टा और वास्तविक होना चाहिए था, हो गया। तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा, ठीक है ना। ये हाइट अपन ने उसकी निकाली दी है। एक प्रश्न इसने और पूछा है, इसका प्रश्न ये है कि अगर मोमबत्ती को दर्पण के पास में लेके जाए तो पर्दे को कहां हटाना पड़ेगा। बच्चों सब जानते हो,
हम जैसे जैसे दर्पण के पास जाते हैं वैसे वैसे उसका जो प्रतिबिंब है वो और दूर जाता जाएगा। तो अगर हम मोमबत्ती को आगे लेके जाएंगे तो जो आपको पर्दा है उसको कहां की तरफ खींचना पड़ेगा, दूर की तरफ। तो अपन इसका भी आंसर लिख देते हैं, यदि मोमबत्ती दर्पण की ओर गति करे, दर्पण की ओर गति करे, तब पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। आई होप सबको बात समझ आ गई हो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट अगेन ये उदाहरण नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9.2 है एनसीईआरटी का। एक बार खुद से आप लोग पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर देता हूं। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, अच्छा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन, वही सब फालतू बातें इसने पूछी हुई है। तो समझना, इस बार हमारे पास जो दर्पण है बच्चों वो कैसा है, उत्तल। ये हमारे पास P हो गया। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है बच्चों। इस बार उसने बात करी है निडल की यानी सुई के बारे में, और फोकस दूरी में दे रखी है बच्चों 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी यहां पर होती है, ठीक है ना, ये है इसका फोकस। चलो मैं तरीके से लिख देता हूं थोड़ा। तो ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला इसने, हमें बोला है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सुई रखी हुई है। तो ये हम सुई बना देते हैं 12 सेंटीमीटर दूर। तो ये सुई बना दी हमने, कितनी दूर रखी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके साथ ही हमें इसने बोला है कि इसका साइज 4.5 है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर की सुई बना दी। अब हम सब जानते हैं बच्चों कि जब भी प्रकाश किरण इसके ऊपर गिरेगी, अगर देखो ये इधर जा रही है तो आपको पता है ये इसकी डायरेक्शन में दूर की तरफ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और अगर मैंने यहां पे डाली है तो इसी पर बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी प्रतिबिंब कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे बनेगा। ये सब तो जानते हैं आप, ठीक है। यहां कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधा है, वास्तविक और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। यहां पे देखो छोटा बन रहा है। तो आवर्धन तो हमें पता है इस बार 1 से कम आएगा। बाकी सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। जैसे u हमें बच्चों कितना दे रखा है, u इस केस में हमारे पास -12 क्योंकि लेफ्ट में है। इसका जो फोकस दूरी होती है बच्चों राइट में होती है, तो इसके लिए f कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे 15 सेंटीमीटर अगेन। और h हमें कितना दे रखा है बच्चों, इसकी ऊंचाई हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले तो निकालना है v, और आप सबको पता है v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में बन रही है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये v है, u है, हमें v चाहिए, इस u को इधर ले आते हैं। तो 1/v बच्चों किसके को लाया, 1/f माइनस 1/u। f कितना है 15, u कितना है -12, 1/15 माइनस माइनस हो गया 15, 1/12, ठीक है। 12 और 15 का अपन ले लेते हैं एलसीएम, तो ये 15 चौक 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो बच्चों आंसर आया 9/60। पॉजिटिव आना चाहिए था, आ रहा है बच्चों। यहाँ से v का मान हमें मिला 60/90। 3 से काट देते हैं, ये 20 बार, ये 3 तिया 9 बार, तो ये 3 × 18 6.67 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। यानी ये हमारे पास हो गया 6.67, ठीक है ना। ये दूरी हमें मिल गई है। अब इसने बोला है कि इसका आवर्धन क्या होगा, स्थिति तो हम बता ही चुके। तो आवर्धन निकालने के लिए बच्चों सब जानते हो वही h' इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, माइनस का v/u। h' हम निकाल देते हैं, वैसे हमें पता है आवर्धन 1 से कम ही आएगा। u का मान बच्चों कितना हमारे पास, डेसिमल वाली वैल्यू मत लिखना, जो ऊपर जो आई थी ना 20/3 वही लिखना। तो ये कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 20/3।
U का मान हमें कितना मिला था, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 12 माइनस का, और H का मान कितना दे रखा है बच्चों 4.5, माइनस से माइनस कैंसिल, 20/3 गुणा 12 गुणा 4.5, पॉइंट हटाया बच्चों नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों 3 चौक 12, 3 पंचे 15, और कुछ कैंसिल हो रहा है 2 दूनी 4, तो आंसर आ रहा है 5/2, यानी जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का मिलेगा। पॉजिटिव आना चाहिए था, आ गया। ठीक है, आप आवर्धन निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आवर्धन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या पढ़ा कि उसकी जो भी नेचर है वो कैसा होगा, एक तो सीधा बनेगा और दूसरा आभासी बनेगा और दर्पण के अंदर बनेगा। ठीक है, उसको अपन स्क्रीन पे नहीं बना सकते, ये हमें ही बात बता रही है। और क्या पूछा इसने, जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, मतलब सुई को आप ऐसे दूर ले जा रहे हो, अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला, अभी भी बोला, दर्पण के पास जाओगे प्रतिबिंब बढ़ेगा, दर्पण से दूर जाओगे प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो दर्पण से दूर लेके जा रहा है, सुई को ऐसे दूर ले जा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, यदि सुई दूर ले जाई जाती है, ले जाई जाती है, तब प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आई होप सबको बात समझ आ गई। और पास लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन वस्तु के आकार से कभी बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। चलो, आई होप सबको समझ आ गया होगा, 10th क्लास के लेवल का ही क्वेश्चन था। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ा सा वहाँ पे इधर उधर हो गया है, ठीक है, 1-2 वर्ड्स कट गए, आप लोग एक बार बुक में से देखना। तो ये हमारा 9.3 क्वेश्चन है, ये हमारी अब 12th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की जल से भरा है, किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 मापी जाती है। जल का अपवर्तनांक क्या है, बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव को प्रतिस्थापित करने पर, पुनः फोकसित करने पर सूक्ष्मदर्शी कितना ऊपर या नीचे ले जाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझाता हूं मैं क्या है भाई। ये तो है आपका बीकर, जिसमें क्या भरा है बच्चों, पानी भरा है। ये पानी भर देते हैं, नीचे एक सुई रखी हुई है, चलो गोल्ड की सुई है, ठीक है ना। इसकी वास्तविक ऊंचाई जो यहां गहराई में दे रखी है 12.5 है, लेकिन जब आपने देखा तो आपको इसकी आभासी गहराई कितनी मिली, 9.4। मतलब आपको सुई यहां पे दिखने के बजाय कहां दिख रही है बच्चों, यहां कहीं दिख रही है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है जल का अपवर्तनांक कितना होगा। बच्चों एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, अपवर्तनांक का सूत्र हमने पढ़ा था, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। आभासी गहराई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बच्चों वास्तविक गहराई में कितनी दे रखी है, 12.5, और आभासी गहराई कितनी दे रखी है, 9.4। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेता हूं। वैसे तो मुझे पता है जल का अपवर्तनांक 1.33 होता, तो देखो यहां पे भी वही आएगा, देखो आना वही चाहिए। तो हम निकाल के देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। तो 125/94 बच्चों करा 1.329 आ रहा है, लगभग 1.33। तो इसका अपवर्तनांक जल का ही होना चाहिए, तो 1.33 अपवर्तनांक आ गया। आसान सा प्रश्न था। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, यहां तक तो हो गया। अब बीकर में उतनी ऊंचाई तक, मतलब 12.5 तक, कि अब अपन ने कोई द्रव दूसरा भर दिया। ठीक है, 1.63 का बोल रहा है, सुई को पुनः फोकसित करने पर कितना ऊपर या नीचे अपने उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी अपन माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला। इस बार बच्चों ये केस नंबर 1 था, जहां पे जल था।
केस नंबर 2 में म्यू हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 1.63, तो इस बार हमें ये दे रखा है। वास्तविक गहराई भी हमें पता है, हमें इस बार आभासी गहराई निकालनी है ना। तो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं आभासी गहराई। ठीक है बच्चों, तो आभासी गहराई किसके इक्वल हो जाएगी, वास्तविक गहराई अपॉन म्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12.5 अपॉन 1.63। ठीक है बच्चों, अभी तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना। अभी मैं केएलसी से सॉल्व कर रहा हूं, केएलसी बोलो तो कैलकुलेटर। तो बच्चों आंसर आ रहा है इसका 7.67, है ना। बट ये तो इसकी आभासी गहराई है, उसने क्वेश्चन में आभासी गहराई नहीं पूछी, उसने बोला सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी को ऊपर नीचे कितना करना पड़ेगा भाई। तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी भी कितनी पोजीशन पे है, सूक्ष्मदर्शी पोजीशन पे 12.5। उसको कितना भाई, ऑब्वियसली बात है, सूक्ष्मदर्शी को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये तो आभासी गहराई आ गई, तो शिफ्टिंग कितनी होगी 12.5 माइनस 7.67। तो लिखेंगे अपन सूक्ष्मदर्शी में परिवर्तन कितना करना पड़ेगा, नीचे जाना है उसको। ठीक है, तो लिखेंगे पहले तो 12.5 पे थी, दूसरे केस की बात कर रहे हैं इसलिए ये रहा 12.5 ये रहा, और हमने नई वैल्यू कितनी मिली 7.67, तो माइनस 7.67। ठीक है, तो माइनस करने पे आई गेस 12 में से 7 जाएगा हमारे पास, तो बच्चों बचेगा 5, और 5 में से अगर अपन 0.17 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4.83। ठीक है ना, तो इतनी शिफ्टिंग अपने को करनी पड़ेगी। आई होप सबको बात क्लियर हो गई। आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान सा। ठीक है, चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे और देख लेते हैं। अरे कहाँ गया, ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए तो एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं। अब रीजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ में साइन 35 डिग्री, साइन 47 डिग्री ये सब मिलेगा, तो मैं आपको बस बता देता हूँ करना कैसे, बाकी आप खुद के बेसिस पे इसको कर सकते हो। एग्जाम में नहीं आता कभी, क्यों नहीं आता मैंने आपको बता दिया। या तो साइन 47, साइन 35 इनका मान देगा, नहीं देगा तो फिर अपन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बस क्वेश्चन क्या है। अगेन ये 9.4 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है। देखो चित्र ए व बी में किसी आपतित किरण का अपवर्तनांक दर्शाया गया है। अच्छा, क्या अपवर्तन दर्शाया गया है, जो कि कांच वायु और जल वायु है। मतलब यहाँ पे कांच और वायु है और यहाँ पे जल वायु और जल है। ठीक है, 60 डिग्री पे डाला है दोनों के केसेस में। तो उस केस में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जब अपन जल से कांच में 45 डिग्री कोण पर लाइट को डालें। अब समझना, अगर मेरे को अपवर्तन कोण निकालना बच्चों, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n21 इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था अपन ने, साइन आई अपॉन साइन आर। बच्चों n21 का मतलब दूसरा माध्यम अपॉन पहला माध्यम। अब इसमें दूसरा माध्यम कौन है, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं ना, इसको हटाते हैं यहां से। मैं थर्ड वाले केस के बारे में बात कर रहा हूं। हमने लिखा था n21, क्या पढ़ा था अपन ने, साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें हमें आपतन कोण तो पता है 45 डिग्री, अपवर्तन कोण नहीं पता। अच्छा, इसको अपन क्या लिखते हैं बच्चों, n2 अपॉन n1 साइन आई अपॉन साइन आर। बच्चों ऊपर की तरफ कौन है, दूसरा माध्यम कौन है, कांच, तो यहां पर लिख देते बच्चों कांच। और नीचे क्या आएगा बच्चों, कौन है, जल। और साइन आई के अंदर आई का मान है हमारे पास 45 डिग्री, हमें साइन आर निकालना है। तो बच्चों साइन आर निकालने के लिए हमारे पास आई तो है, एक तो कांच का अपवर्तनांक मिसिंग है और एक जल का अपवर्तनांक मिसिंग है। तो उसके लिए इसने दो कंडीशन दी रखी, इसका अपने को यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कांच और जल का अपवर्तनांक अपन यहाँ पे निकालेंगे कैसे, देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले केस में जो प्रकाश है वो वायु से कांच में जा रहा है, यानी दूसरा माध्यम हमारा कांच हो गया,
पहला माध्यम हमारे पास y हो गया। मतलब फर्स्ट वाले केस के लिए मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा दूसरा माध्यम कौन है बच्चों, कांच, और नीचे का आएगा वायु, और वायु का अपवर्तनांक आप सबको पता है 1 होता है, तो उसको हम लिखे नहीं लिखेंगे, एक ही बात है। ये लिखेंगे अपन साइन कितना है बच्चों 60 डिग्री और ये 35 डिग्री, तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री और ये साइन 35 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमें n कांच का मान मिल जाएगा, कितना हमारे पास साइन 35 साइन 60